हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो गुड सब? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। आप सर, आप कैसे हो? बढ़िया। और बता, दिल्ली का हालचाल क्या है? खराब है सर अभी तो। खराब है? हाँ सर। सुधर नहीं गए? हाँ? नहीं सर। अरे यार, एक तो पॉल्यूशन, उसके ऊपर से बेटा ये दोनों चीज बेटा बढ़ रहा है। मुंबई में थोड़ा ज्यादा है और दिल्ली में ज्यादा है। किसने बोला सर मुंबई में ज्यादा है? मुंबई ज्यादा है ना? अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं दिखा रहा कुछ नेट पे। सर मुंबई में ज्यादा है। ज्यादा है ना? कब तो क्या होगा? सर बता तो ऐसा है, दिल्ली में ज्यादा करके सबसे केस। हजार आ गया आज? सबसे मैक्सिमम केस दिल्ली से आ रखे हैं, सब बोल रहे हैं। अच्छा, पॉल्यूशन भी ठीक ठाक लेवल है, इतना भी कम नहीं है। दिल्ली में क्या हो जाएगा? ये दिल्ली का क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? इतना क्यों केस आ रहा पढ़ने है? नहीं देता कोई ढंग से। हाँ ढंग से कोई पढ़ने नहीं देता यहाँ पे दिल्ली में। हाँ पूरी कोशिश होती है नहीं पढ़ने देना इनको। हाँ। चलो सर चलते हैं। हाँ, बिहार चलते हैं, ये सही बताया। बिहार ही सही है। इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ो। चल रहे थे अच्छी जगह पे, गोवा वोवा चलते हैं, मजे करेंगे। हाँ। गोवा इंडिया में ही है। अरे इसको इतना भी नहीं पता। ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत ज्यादा है बेटा। ऐसा मेरे कहने का मतलब था कहीं बाहर एंजॉय करने चलते हैं। हाँ। आजा बिहार में। ठीक है, सर टिकट बुक करा भी आता हूँ। सर एक टॉपिक आप थोड़ा सा फिर से बता दो, उसमें डाउट है। आपने लास्ट क्लास में बताया था गिव्स एनर्जी वाला। गिव्स एनर्जी। सर वो जीरो वाला बता दो एक बार। जीरो वाला होने से क्या हो जाता है ना, तेरा ये क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना? वो बता रहा हूँ अभी। अच्छा। इस चैप्टर का साथ भी है ना वो। अच्छा, उससे सर पहले मतलब उसमें इनिशियल स्टेज आपने वो क्यों लिया वहाँ पे सेम हाइट पे, वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, ज्यादा समझ में मुश्किल हो जाता है ना? अभी इक्विलिब्रियम में समझ में आएगा। हाँ सर, सारे पार्ट को रिपीट कर दो एक बार, मेरे को समझ नहीं आया था। समझने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दे अभी। अच्छा, हमारा जो एक चैप्टर है ना, उसको पहले खत्म कर देते हैं, है ना? एक छोटा सा ही नाना सा चैप्टर है, उसके बाद बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करा रहे हो अब? हाँ हाँ, 10 मिनट का चैप्टर है तो करा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या ना, ओके जेई सर। मेंस में बेटा क्या ना, कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना? जेई मेंस में बेटा एडवांस में नहीं आएगा तेरा, है ना? जेई मेंस में बेटा ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना? अच्छा देख बेटा, ये नया चैप्टर। हाँ हाँ, है ना? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना, ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या ना, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है ना, सराउंडिंग्स होता है। एंड सराउंडिंग्स का क्या है ना, 4 पार्ट होता है। एक आपका एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर, है ना? तो इन्वायरमेंट का 4 पार्ट्स होता है, जिसमें आपका क्या है ना, एटमोस्फियर, है ना, और हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर, है ना, इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमारा क्या है ना, एटमोस्फियर जो है, इट्स कवर्स लाइक ना गैसेस लाइक क्या है ना, CO2 इनटू O2, है ना? जिसमें मेजर पार्ट क्या है ना, हमारा N2 है, बाकी बेटा क्या है ना, O2 है, बाकी आपका क्या है ना, रेस्ट ऑफ दी बेटा CO2, SO2 बेटा, NO2, इस टाइप का गैस है ना? हाइड्रोस्फीयर में क्या है ना, वाटर बॉडी होता है ना। अर्थ सरफेस का बेटा 96% क्या है ना, वाटर बॉडी होता है ना, अर्थ सरफेस का। तो इसमें आपका क्या है ना, इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर इसको कंसीडर किया गया, जिसमें आपका क्या है ना, रॉक और मिनरल्स बेटा होता है ना? तो इसमें हमारा क्या होता है,
सॉलिड मिनरल्स और आपका क्या है ना ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड बायोस्फीयर हम लोग हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोस्फीयर। बट इसमें आपका ये एक प्रॉब्लम दिया जाता है जेई मेंस में बेटा, जनरली एटमॉस्फेयर का फिर से क्या है ना 4 पार्ट होता है बेटा। सराउंडिंग्स का हमारा इन्वायरमेंट का 4 पार्ट्स होता है, जिसमें आपका 1 पार्ट क्या है ना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का भी 4 पार्ट्स होता है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इसका रेंज आपको पता होना चाहिए 0 to 11 किलोमीटर है ना। सी लेवल से बेटा क्या है ना 11 किलोमीटर तक जाओगे तो इसको हम लोग क्या है ना ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड 11 to 50 किलोमीटर तक क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ ओजोन लेयर है ना। एंड 50 to 85 किलोमीटर ओजोन ऑफ क्या ना आयनाइज गैसेस होता है। और आपका थर्मोस्फेयर में क्या है ना 85 to 500 किलोमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन अगेन आपका क्या है ना ओजोन लेयर होता है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं ना ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the various chemical phenomena, that means किस टाइप का बेटा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बीच में रिएक्शन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रहा है, और इसमें आपका क्या है ना फिर से आपका क्या है ना वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका क्या है ना अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारे जो रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना केमिकल फेनोमेना बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसको बोलते हैं ना, जब बेटा क्या ना हमारा एनवायरमेंट में ना अनडिजायरेबल सब्सटेंस जिसका डिजायर नहीं है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस बेटा एंट्री करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ऐसे आपका पॉल्यूटेंट में आपका क्या होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स जो होता है, ये सारे क्या है ना हमारा पॉल्यूटेंट्स होता है ना, जो हम लोग को पता चल रहा है अभी है ना। पॉल्यूटेंट्स इट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, इट हैज एडवर्स इफेक्ट लाइफ ऑफ अर्थ है ना। हमारा क्या है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका क्या है ना एडवर्स इफेक्ट होता है। ये आपका नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं और आपका ह्यूमन एक्टिविटी से आ सकते हैं। कॉन्टामिनेट्स क्या होता है ना, इट कम्स फ्रॉम ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट मे और मे नॉट क्या है ना हार्मफुल फॉर ना लाइफ ऑफ अर्थ है ना। इसमें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारा क्या है ना एडवर्स इफेक्ट हो सकते और नहीं भी हो सकते। सर इसमें एक मिनट रुक जा, व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, इसमें आपका क्या है ना TLV, इसमें एब्रीविएट करते हैं TLV है ना। TLV क्या होता है ना परमिसिबल अमाउंट ऑफ द पॉल्यूटेंट। एक जैसे फैक्ट्री है जिसमें आपका क्या है ना पॉल्यूटेंट का ये परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, जिसमें आपका क्या है ना एक वर्कर आपका पर डे 8 आवर्स काम करने से उसका बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए, और आपका क्या है ना 40 आवर्स पर वीक काम करने से क्या हो जाएगा ना एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। जैसे जिस फैक्ट्री में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का हाईएस्ट लिमिट क्या होना चाहिए ना 40 ppm है ना। एंड जैसे CO2 का, इसमें O2 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है बेटा, CO2 का O2 का लिमिट क्या होना चाहिए ना 5000 ppm। इतना लिमिट तक होने से क्या हो जाएगा वो वर्कर का बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, अदरवाइज क्या ना हार्मफुल इफेक्ट आएगा ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं TLV। TLV का मतलब क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू में हमारा क्या है ना कार्बन मोनोऑक्साइड मोर हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू आपका क्या है ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारा क्या ना बॉडी में जो बेटा ये होता है ना हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आपका ऑक्सीजन बेटा जाके क्या ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ज्यादा होने से क्या हो जाएगा ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें हमारा क्या है ना एक तो बेटा ये कॉन्शियस हो जाएगा ह्यूमन पहले, और ज्यादा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड रहने से क्या हो जाएगा डेथ भी हो सकते हैं ठीक है ना। अच्छा एयर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं ना, एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली क्या है ना अनडिजायरेबल सब्सटेंस आपका मिक्स्ड विद एयर, तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना एयर पॉल्यूशन। जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या है ना एक सर्टेन लिमिट का ऊपर जाने से क्या हो जाएगा ना पॉल्यूटेंट का काम कर लेते हैं, जिसमें एडवर्स इफेक्ट हमारा क्या ना ह्यूमन बॉडी में आता है।
जैसे आपका क्या है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये आपका क्या है ना इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन ऑफ फ्यूल। जैसे हमारा क्या ना, जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं रेड लाइट पे, जब कार बेटा खड़ी रहती है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन ऑफ क्या है ना फ्यूल होता है। इस कारण पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जेनरेट होता है। जैसे हाइड्रोकार्बन, ये आपका क्या ना इनकम्प्लीट कॉम्बस्शन ऑफ द फ्यूल, इसमें भी हाइड्रोकार्बन रहते हैं। जैसे आपका क्या ना SO2 क्या होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन का कारण पे आपका क्या है ना SO2 जेनरेट होता है। NO2 क्या होता है ना, इट प्रोड्यूस बाय द कॉम्बस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। हड्डी को जलाओगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। नाउ पॉल्यूटेंट को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक आपका क्या है ना प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एक आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है ना, जो बेटा डायरेक्टली आपका क्या है ना सोर्स से बेटा क्या है ना हमारा एनवायरमेंट में एंट्री करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे आपका क्या है ना स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे हमारा क्या है ना प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट का बीच में ही रिएक्शन करके बेटा क्या है ना दूसरा कोई पॉल्यूटेंट जो फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। सेकेंडरी जैसे आपका क्या है ना हमारा एल्डिहाइड हो गया, है ना नाइट्रेट सॉल्ट, है ना, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है ना, ये आपका काउ डंग और डोमेस्टिक स्वेज से बेटा जेनरेट होता है। ये आपका है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है ना, जो पॉल्यूटेंट हमारा क्या है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खत्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, मरकरी, आर्सेनिक, इस टाइप का जो पॉल्यूटेंट होता है वो आपका क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। नाउ व्हाट इज स्मोक? स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं स्मोक बोलते हैं। एंड दो टाइप का स्मोक होता है ना, एक आपका फोटोकेमिकल स्मोक, एक आपका क्लासिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कैसे फॉर्मेशन होता है ना, हमारा क्या है ना, ये आपका गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, एंड आपका क्या है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। एंड इसमें हमारा क्या है क्लासिकल स्मोक में हमारा मेनली क्या है ना सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, पर्टिकुलर क्या है गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये आपका क्या है ना क्लासिकल स्मोक बताया जाता है। इसमें आपका क्या है ना इसमें इसको हमारा क्या है ना जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, और इसमें हमारा क्या है ना क्लासिकल स्मोक हमारा रिड्यूसिंग नेचर होता है। एंड इसको हम लोग क्या है ना पहले जो ऑब्जर्व किया था, इट फाउंड इन लॉस एंजल्स, ये स्पेलिंग गलत है बेटा, है ना, लूज एंगल हो गया, है ना, तो लॉस एंजल्स में मिला था। बट ये आपका क्या है ना क्लासिकल स्मोक हमारा क्या है ना पहला टाइम जो दिखा गया था वो हमारा लंदन में था, है ना। इसमें देखो बेटा क्या है ना, ये आपका क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक में बेसिकली आपका क्या है ना कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछा जाता है ना। एंड स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये दोनों पूछा जाता है। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है ना, हमारा अपर एटमॉस्फेयर में बेटा क्या है ना सन से जो रेडिएशन आता है तो यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है कौन ना ओजोन लेयर। बट ओजोन लेयर हमारा ह्यूमन एक्टिविटी का कारण पे क्या है ना वो लेयर हमारा डिप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स उसमें होल्स क्रिएट हो रहा है। किस कारण पे, जैसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज करते हैं, वो आपका क्या है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना पहले ब्रेक हो जाते हैं क्लोरीन एटम में। क्लोरीन एटम ओजोन का साथ रिएक्शन करके बेटा ClO प्लस O2 एंड ClO फिर से आपका क्या ना नेशन ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन के O2 एंड Cl फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो जिस कारण पे आपका क्या हो जाएगा ना O3 से एक्चुअल में हमारा क्या ना O2 फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर रहा था उसमें हमारा क्या है ना होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो ह्यूमन हमारा क्या ना अर्थ सरफेस में यूवी रेडिएशन आ जाते हैं, और यूवी रेडिएशन ज्यादा बेटा एक इंसान ज्यादा एक्सपोज करते हैं तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना स्किन कैंसर हो सकते हैं, है ना। एसिड रेन किसको बोलते हैं, देखो बेटा एसिड रेन में
हमारा क्या है ना, जैसे सल्फर का इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री में सल्फर यूज किया जाता है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना ऑक्सीडाइज होके क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड फिर से आपका वाटर का साथ मिक्स होके क्या हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका रेन का टाइम पे जब हमारा अर्थ सरफेस में पहुंचते हैं, तो इसमें हमारा क्या है ना, बहुत सारा जो स्टैचू है और आपका क्या है ना मोन्यूमेंट है, ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। रिएक्शन करके क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा कोई बेटा स्टैचू और मोन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल जैसे बना हुआ है, तो इसमें हमारा क्या है ना ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है, बट कैल्शियम सल्फेट जब फॉर्मेशन हो जाते हैं वो आपका वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इसमें से आपका क्या हो जाते हैं ना, एसिड रेन का कारण पे क्या है ना हमारा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसका क्या है ना डैमेज हो रहा है ना। तो ये आपका जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का कारण पे होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का कारण पे भी नाइट्रिक एसिड, तो इसके साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, वो भी आपका वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या बोलते हैं ना, हमारा ना इसमें जब ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है ना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट, जैसे आपका मॉइस्चर हो गया और आपका क्या है ना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तो इसमें हमारा क्या है ना ये आपका क्या करते हैं ना सन से जो रेडिएशन आता है उसको बेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करके आपका क्या है ना, ये आपका लेयर जितना, दैट मीन मॉइस्चर जितना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना रहेगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या ना अर्थ सरफेस में रह जाएगा। तो इस कारण पे आपका क्या हो जाएगा ना, इस कारण पे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। एंड अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो इसमें हमारा क्या है ना, जो ग्लेशियल है और माउंटेन्स में बेटा जिसमें आइस है, तो वो आपका मेल्ट होता है। इस कारण पे क्या है ना, अर्थ सरफेस में आपका ना वाटर बॉडी का ना परसेंटेज क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है ना। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है ना, वाटर पॉल्यूशन में देखो बेटा क्या है ना ऐसे भी आपका क्या है ना ह्यूमन एक्टिविटी का कारण पे ही बेटा ज्यादातर बेटा क्या है ना वाटर पॉल्यूशन होता है। जैसे हमारा फैक्ट्री का कारण पे और डोमेस्टिक स्वेज का कारण पे क्या है ना, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा वाटर बॉडी का साथ मिक्स होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं ना। जिसमें आपका एक टर्मिनोलॉजी है आपका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। जैसे हमारा क्या ना कोई पॉल्यूटेड वाटर लिया, इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है ना, इसमें जैसे हम लोग कोई रिवर वाटर जिसमें आपका क्या है ना पॉल्यूटेड सब्सटेंस है, जैसे मान ले बेटा क्या है ना, हम लोग एक सैंपल लिया रिवर वाटर का, उसमें आपका क्या है और आपका क्या है ना फैक्ट्री से निकला हुआ जो वाटर सैंपल है, इसमें हमारा क्या है ना ऑक्सीडाइजोल मैटर जैसे आर्सेनिक हो गया, और आपका क्या है ना आयरन है, और आपका मरकरी है, और आपका क्या है ना कोई हाइड्रोकार्बन है। तो इसको हम लोग क्या है ना पहले बताता हूँ, सीओडी क्या होता है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, देखो बेटा ना ये सारे ऑक्सीडाइजोल मैटर होता है, इसको हम लोग क्या है ना K2Cr2O7 देके ट्राइटेट करते हैं, K2Cr2O7 है ना। K2Cr2O7 क्या है ना, ये सारे मटेरियल्स को क्या करते हैं ना ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जितना पॉल्यूटेड वाटर होगा उसमें इस टाइप का सब्सटेंस ज्यादा रहेगा, एंड ज्यादा रहने से क्या है ना K2Cr2O7 का अमाउंट भी ज्यादा लगेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोल रहा हूँ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट मीन केमिकली हमारा क्या है ना जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हो, किससे ना K2Cr2O7 से, उससे आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। मान ले ये सारे मटेरियल्स नहीं रहेगा, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, तो इसमें हमारा ये सारे सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस नहीं है, तो इसमें K2Cr2O7 का अमाउंट क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो जितना पॉल्यूटेड वाटर होगा उसमें हमारा क्या है ना K2Cr2O7 का अमाउंट ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा अमाउंट लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऐसे आपका बीओडी क्या होता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं ना, एक आपका सैंपल लिया, वाटर सैंपल लिया,
इसमें हमारा क्या है ना ऑक्सीजन का अमाउंट हम लोग पहले दिन मेजर कर लिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन का अमाउंट मेजर कर लिया। इसके बाद क्या है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या है ना 5 डेज रख देते हैं, 5 डेज रख देते हैं, इस सैंपल को रख देते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोबारा इस सैंपल को निकाल के ऑक्सीजन का अमाउंट मेजर करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। क्यों ना, बैक्टीरिया जितना था वो आपका क्या है ना, इससे ऑक्सीजन लेके क्या है ना, बायोलॉजिकल जो बेटा मैटर है जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज किया, तो इस कारण पे आपका ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है देखो बेटा ना, जैसे इसमें आपका केमिकली ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ, इसमें हमारा क्या ना बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, उसको डिकम्पोज करते हैं, जितना हमारा क्या ना डिकम्पोजेबल सब्सटेंस है उसको हमारा क्या ना ऑक्सीजन लेके डिकम्पोज करते हैं। जैसे मान ली बेटा क्या ना मीथेन है, तो इसको हमारा क्या ना बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करके बेटा क्या ना मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या है ना, मीथेन नहीं रहने से तो इसमें हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा नहीं लगेगा। तो जितना मैंने पहला दिन रखा था और इसमें आपका सैंपल में ऑक्सीजन 5 डेज बाद भी बेटा उतना ही ऑक्सीजन होगा, बट डिकम्पोजेबल मैटर जो सड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका क्या ना इस कारण पे ना बैक्टीरिया का कारण पे, बैक्टीरिया क्या करते हैं ना ऑक्सीजन लेके, वाटर से ही ऑक्सीजन लेके उसको डिकम्पोज करते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बायोलॉजिकली ना ऑक्सीजन हमारा क्या है ना सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलता हूँ, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, इसमें और एक टर्मिनोलॉजी है, ये हमारा क्या है ना सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किस कारण पे होता है ये भी हम लोग पता है, जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं और आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज यूज करते हैं, इस कारण पे क्या ना सॉइल हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या ना ग्रीन केमिस्ट्री किसको बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे केमिकल यूज करें जिसमें हमारा पर्पस सर्व हो जाए बट वो आपका पॉल्यूटेड नहीं हो। जैसे हम लोग बेटा ड्राई क्लीन में बेटा यूज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है ना वो आपका उतना हार्मफुल नहीं है बट हमारा पर्पस भी क्लीन भी हो रहा है। तो इस टाइप का केमिकल यूज करना चाहिए जिसमें हमारा क्या है ना पर्पस बेटा शार्प हो, लेकिन क्या है ना पॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो। हम लोग पहले बेटा देखोगे एंटी नॉकिंग एजेंट जो कार में क्या करते थे ना, हम लोग पेट्रोल भराने जाते थे, हाँ, तो उसमें आपका क्या ना टेट्राइथाइल लेड यूज करते थे। तो टेट्राइथाइल लेड तो यूज करने से क्या हो जाएगा, आपका माइलेज बढ़ जाएगा, ये तो सही है, लेकिन वो जो बेटा क्या ना लेड का वेपर बेटा रिलीज करता है। जैसे तू बेटा रेड लाइट पे खड़े हो कार लेके, तो इसमें आपका लेड का वेपर जो निकल रहा है ना, तो इसमें हमारा क्या ना लेड का वेपर जब इनहेल करते हैं, ये आपका ब्रेन कैंसर है ना क्रिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग आजकल बेटा क्या ना वो माइलेज छोड़ दिया, है ना, चलो थोड़ा बहुत बेटा ये पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम हो, लेकिन क्या है ना टेट्राइथाइल लेड हम लोग मिक्स नहीं करते। तो ग्रीन केमिस्ट्री में आपका ऐसे केमिकल यूज हो जिसमें हमारा क्या ना पर्पस भी सर्व हो जाए, लेकिन क्या है ना वो आपका पॉल्यूटेड नहीं हो। तो इस टाइप का केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ग्रीन केमिकल बोलते हैं, है ना, और केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। अच्छा, इसके साथ साथ ना जेई में आपका क्या है ना जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं उसमें आपका आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट क्या होना चाहिए। इसमें आप पीपीएम में बताया गया बेटा 0.01, क्लोराइड का 1.5, इस टाइप का लिमिट से ना प्रॉब्लम दिया जाता है। नाइट्रेट का कितना परमिशन होना चाहिए, और आपका क्या है ना नाइट्राइट का परमिसिबल लिमिट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका क्या है ना हमारा इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ये हम लोग को पता होना चाहिए। वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, जिसमें आपका क्या है ना 6.5 to 8.5 इस रेंज पे होना चाहिए। डायरेक्ट प्रॉब्लम बेटा के ना इस टेबल से, ये बेटा तेरा इसमें भी टेबल दिया हुआ, क्या बोलते हैं ना एनसीईआरटी में भी टेबल दिया हुआ, तो उससे आपका क्या है ना इससे आपका डायरेक्टली प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे फ्लोराइड का परमिसिबल लिमिट क्या है, और आपका आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट क्या है, ठीक है ना, पीएच ऑफ दी ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज पता होना चाहिए। इतना ही है बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। सही तो नहीं क्या मॉड्यूल के अंदर? हाँ, ये टेबल जो आपने दिखा रखा है ना क्लास कभी भी, ये मॉड्यूल के अंदर नहीं रखा अभी। मैंने आया है बीच बीच में दिया हुआ, देख लेना उसमें दिया हुआ, और इससे देखना जेई मेंस में प्रॉब्लम आता है टेबल से, ठीक
ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखनी है। हाँ, ठीक है ना। सर ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाला है? हाँ, थ्योरी वाला है, तेरे लिए तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अरे सर बहुत रटना पड़ता है फिर बहुत ज्यादा। हाँ, समझना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत याद रख के बेटा 4 मार्क्स आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम में 4 मार्क्स तो देते हैं ना, चाहे तू बड़े प्रॉब्लम करो और छोटे प्रॉब्लम करो, इसमें थोड़ी फर्क है, ठीक है ना। लेकिन 4 मार्क्स तो मिल जाते हैं ना। अरे क्या रे बता, ये हाँ सर बड़े सही कह रहे हो। और सर थ्योरी आएगी इसमें से सिर्फ? थ्योरी आएगी। तो इसमें ये चैप्टर में आपका क्या है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, और थोड़ा बहुत याद रखने से बेटा लग जाते हैं क्वेश्चन, है ना, और लिमिटेड है, इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो इस कारण पे आपका क्या है ना, कर लेना चाहिए। सर सर लिखेंगे नहीं? जेई मेंस तक बेटा क्या है ना, कर लेना चाहिए। इसमें हमारा कहाँ पे था फाइल बेटा। सर जो आपने बताया था नॉकिंग ऑफ पेट्रोल वाला अभी, हाँ, तो सर आपने मतलब क्या बताया था नॉकिंग का? नॉकिंग का मतलब क्या है, उसमें बेटा हम लोग जितना बेटा कार स्पीड में तो चलती है ना, तो उसमें आपका क्या है ना, हाइड्रोकार्बन छोटा छोटा कार्बन में बेटा ब्रेक हो जाते हैं। तो उसमें हमारा क्या है ना, ब्रेक नहीं होने देते हैं, टेट्राइथाइलेट आपका क्या है, उस कार्बन को ब्रेक नहीं होने देते हैं। और जितना छोटा कार्बन पे ब्रेक हो जाता है ना, उसका कंजम्पशन बेटा बढ़ जाता है। जैसे ब्रेक हम क्यों होता है? हाँ ऑक्टेन यूज करते हैं ना, ऑक्टेन यूज कर रहा हूँ, तो हाँ ऑक्टेन सर। बेटा क्या है ना जितना स्पीड में कार चलते हैं ना, तो उसमें आपका ये तो होता है, जाग तो होता है ना। तो इस कारण पे क्या होता है, वो छोटा छोटा कार्बन में बेटा ऑक्टेन से ब्रेक होके बेटा पेंटेन बन गया, पेंटेन से ब्यूटेन बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। नॉक का मतलब क्या है रे बेटा? सर इंटरनेट पे तो ऐसे दिखा रहा था कि एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब जब जनरली पेट्रोल के नॉकिंग का मतलब होता है कि जब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कहते पेट्रोल ढंग से कंबशन नहीं हो पाता उसका, तो एग्जॉस्ट गैस होती है उसके अंदर, हाइड्रोकार्बन भी जाते हैं, इसकी वजह से इंजन के पार्ट्स को डैमेज करते हैं वो। हाँ हाँ, है ना, है ना। तो सर सही कौन सा है दोनों में से? सही तो है, बता तो रहा हूँ। दोनों सही ये है। दोनों में से सही कौन है? बेटा वो तो बात तो बराबर ही है ना। अच्छा, मैंने फाइल अपलोड कर दिया ना, देख तो है, फाइल गया, और एक बार कर देता हूँ। ये तेरा इसमें है 11th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वाह, अच्छा बता, देख अपलोड हो गया। अपलोड हुआ रे अभिनव? चेक कर रहे हैं सर, एक सेकंड। हाँ चेक कर लो। यस सर कर रहा हूँ। हाँ सर हो गया। हम्म, हो गया ना। अच्छा देख बेटा, हाँ, अभी हम लोग क्या है ना, जो समझने वाला चैप्टर अभी ना दिमाग सही करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम। सर वो खत्म? हाँ सर थर्मोडायनेमिक्स में डाउट था सर एक मेरे को, बाद में कर रहा हूँ, है ना। तो बता दो ना अभी। अरे अभी पढ़ाने दे थोड़ा, है ना, पढ़ाने दे। उसके बाद क्या 45 मिनट है ना, आधा घंटा तो पढ़ाने दे,
अच्छा पढ़ा दो, ठीक है। हाँ, अदरवाइज बेटा सिलेबस तो खत्म ही नहीं होगा तेरा, है ना। आपका इस आप पहले खत्म कर दो सर, आराम से डाउट लेट। हाँ, सर आपके 2 महीने आप तो आराम से खींच दोगे सिलेबस। क्या है 2 महीने? आपके पास तो 2 महीने का टाइम है पूरा, आराम से कर दोगे आप तो। मैं मारूंगा ना बेटा तेरा सिलेबस कंप्लीट करने का डेट आ गया ना, ये क्या है 5 ना 10 5 10 जनवरी 5 जनवरी का है ना। हैं 5 जनवरी? मार पड़ेगा तेरे को, कुछ तो खबर नहीं रखते हो तू, अपने मन में ही रहते हो। देख लेंगे। हाँ रे बेटा, और इसमें मैथ्स और फिजिक्स का 25 25 होता है कैसे? सर फिजिक्स में 25 उम्मीद को तो हुआ है है नहीं, सर, मुझे 25 को हो ही पाएगा। हाँ 25 जनवरी 25 जनवरी ऐसे तक मैथ्स फिजिक्स। ऐसे थोड़ी होता है, मैथ्स तो खत्म हो गया तेरा। मैथ्स में बच्चा है थोड़ा बहुत, छोटे छोटे चैप्टर बच्चे हैं, स्टैटिस्टिक्स, हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ हाँ हाँ, ये नन्हे मुन्ने चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो अभी। हमारा यही चैप्टर है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अच्छा देख, इक्विलिब्रियम हम लोग क्या है ना पहले इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड एक पार्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा क्या है ना, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 2 टाइप का रिएक्शन होता है। नंबर 1 ना इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या बोलते हैं ना, जहां पे रिएक्टेंट से आपका क्या ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, बट प्रोडक्ट से कभी भी रिएक्टेंट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हम लोग बताया था NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का बीच में रिएक्शन में क्या होता है ना, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है ना, सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस टाइप का रिएक्शन जो होता है ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना। जैसे हमारा जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट एंड आपका क्या है ना NaCl का साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा क्या है ना सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होता है ना। तो ये आपका क्या है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा क्या है ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, है ना, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से फिर से क्या है ना रिएक्टेंट फॉर्मेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हमारा क्या है ना N2 प्लस क्या है ना 3H2, है ना। ये आपका क्या है ना अमोनिया फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन में अमोनिया डिकम्पोज होके क्या है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा क्या है ना PCl5 है ना, ये आपका क्या है ना डिकम्पोज होके क्या है ना PCl3 एंड आपका क्या है ना हमारा Cl2 फॉर्मेशन होता है ना, Cl2 फॉर्मेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे बेटा H2 प्लस I2, इसमें हमारा क्या है ना 2HI फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हमारा क्या है ना कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपका क्या ना कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का साथ रिएक्शन में क्या होता है ना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है ये हमारा क्या ना रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें देख बेटा क्या ना इसमें एक टाइप का रिएक्शन देख बेटा ओनली गैस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे गैस है, और एक में आपका क्या है ना सॉलिड गैस ऐसे रहते हैं, जिसमें आपका क्या है ना ओनली सिंगल टाइप होता है। जैसे गैस है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर गैस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। एंड जिसमें आपका सॉलिड है और गैस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन केस ऑफ आपका क्या है ना, इन केस ऑफ आपका क्या है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम क्या है ना, इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब अचीव करते हैं ना, जब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, रिएक्शन का ना इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। नाउ इसमें हमारा क्या है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो बेटा, इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले रहा हूं, M2O प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम क्या है ना, 2NH3, है ना। इसमें आपका क्या है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका क्या होता है ना, दिस वन इक्वल टू ना KF इनटू आपका क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3, है ना। एंड KF को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट। एंड हमारा अच्छा, इसमें जैसे हमारा क्या है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है ना, दिस वन इक्वल टू KB इनटू, इसमें आपका क्या है ना, एमोनिया है, एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है पावर में आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है, KB को बोलते हैं ना बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अच्छा, अभी देखो बेटा क्या है ना, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, है ना। अभी देखो बेटा क्या है ना, इसमें हम लोग लिख सकते हैं KF N2 एंड आपका क्या है ना, H2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का जगह पे KB NH3 इक्वल टू, नाउ इसमें KF अपॉन KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसमें NH3 होल टू अपन क्या हो जाएगा, N2 एंड H2 टू दी पावर 3, ये आ जाएगा। ये आपका क्या है ना, ये दो कांस्टेंट है, जिसका अनदर कांस्टेंट जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। एंड K इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं
ना NH3 इक्वल टू अपन क्या हो जाएगा N2 और आपका H2 टू दी पावर 3। दैट मीन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा उसका पावर हो जाएगा, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा उसका पावर हो जाएगा। जैसे देखो बेटा क्या ना, हमारा ऐसे कोई रिएक्शन दिया हुआ, मैंने एक ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं 2Ag 3B एंड आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ना 2C, है ना, प्लस क्या है ना 4D, ये है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना रेट हमारा क्या है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस C का कॉन्सेंट्रेशन C प्रोडक्ट है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, पावर में आ जाएगा। D का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 4 है, अपन क्या हो जाएगा ना A का कॉन्सेंट्रेशन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और आपका क्या है ना B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा जैसे देख बेटा PCl5 है, PCl5 डिसोसिएट्स इनटू PCl3 एंड आपका Cl2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या हो जाएगा PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग बेटा क्या है ना H2O प्लस क्या हो जाएगा ना I2, है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना 2HI, ये आपका क्या है ना गैस है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू HI का कॉन्सेंट्रेशन, पावर क्या है 2 आ जाएगा और आपका क्या है ना H2 एंड I2 ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डायरेक्ट विदाउट डेरिवेशन बेटा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसका बेटा पावर में आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, देखो बेटा क्या है ना द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ, एक मिनट रुक जा, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हो उसमें हमारा क्या है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंडेंट है। जैसे देख बेटा क्या है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बेटा H2 और आपका I2, है ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना 2HI गैस है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान ले बेटा क्या है ना आपको दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का वैल्यू दिया है 25। तो इसमें हम लोग क्या है ना ये रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ना इसका वैल्यू क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 मान लेते हैं, तो इसका बेटा वैल्यू क्या होगा, है ना, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे करोगे देख ना, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा ना ये हमारा ऐसे आ जाएगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 लिख दे बेटा क्या हो जाएगा ना HI का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2, अपन क्या है ना H2, अपन क्या हो जाएगा I2। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का एक्सप्रेशन कैसे आएगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा HI, इसका बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा H2 टू दी पावर 2, है ना, I2 टू दी पावर ये हाफ हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर हो जाएगा। अभी देख बेटा क्या ना मुझे इसका वैल्यू चाहिए किस टर्म में ना, हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ, तो इसका बेटा जैसे रिप्रेजेंट किया इस टर्म में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देख बेटा इसका पावर है 2, इसमें आपका पावर 1 है, तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर जब कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, HI का स्क्वायर होगा एंड H2 का क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 2 दैट मीन 1 हो गया
I2 का केस में भी आपका क्या है 1 हो गया। तो ये हमारा क्या है ना, दिस वन इक्वल टू क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। तो ये इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू 25। अभी देख बेटा क्या ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या ना, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या ना स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिएक्शन को, उसमें डिपेंडेंट होता है ना। जैसे देख बेटा क्या ना इसमें पार्ट है बस फिर से बता दो। अच्छा, इसमें हमारा क्या है, जैसे हम लोग क्या है ना, ऐसे दे ना, ए से आपका क्या है ना बी का, है ना, ये आपका वैल्यू दिया गया, है ना। ये मान ले बेटा क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इक्वल टू क्या है ना 10 दिया गया, और B2C आपका ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा K2, ये आपका 5 दिया गया। आपको बता रहे A2C का, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K3 का वैल्यू क्या होगा, है ना, K3 का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे करोगे, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, ये आपका इसका वैल्यू आ जाए, इसी का हेल्प लेके करना पड़ेगा। तो देख बेटा K1 इक्वल टू क्या है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन B का अपन क्या है A का कॉन्सेंट्रेशन। K2 क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना C का कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या हो जाएगा B का कॉन्सेंट्रेशन। K3 हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें देख बेटा C का कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या है ना A का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ K1 का वैल्यू, K2 का वैल्यू दिया हुआ, K3 का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ना, इसमें C है, इसका नीचे मैंने B से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड जब किया, इसको हम लोग क्या ना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा, K2 अपॉन K1 कर देंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा क्या है ना इसमें हमारा क्या है ना, B से मल्टीप्लाई भी कर दिया, B से आपका क्या है ना डिवाइड भी कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है ना, K1 होता है, K1। तो इसका जगह पे हम लोग क्या है ना K1 पुट कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होता है ना, K2 का वैल्यू होता है, तो K2 ये आ जाएगा। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, K3 इक्वल टू K1 इंटू आपका क्या है ना K2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 10 दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा तेरा 50 हो जाएगा, है ना। तो K3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते। तो स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा क्या है ना, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। जैसे देख बेटा और एक एग्जांपल दे देते हैं, अभिनव और एक एग्जांपल देते हैं, डिफिकल्ट एग्जांपल, दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर रटना पड़ेगा, अदरवाइज दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों में से तो कोई तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे इन्वायरमेंट है सर, रटना पड़ रहा है, और इसमें दिमाग लगाना है, बट दोनों ही हमारे लिए डिफिकल्ट है, थोड़ी होता है। हाँ, एक सही मिनट, आप लिख रहे हो तो उसको मतलब नोट करना है, जो हमने हाँ, लास्ट एग्जांपल दिया था उसको नोट करना है। हाँ सारे नोट करना है ना, कोई छोड़ना नहीं, है ना। इसमें देख, जैसे आपका बेटा मान ले बेटा क्या है ना N2 प्लस क्या है ना H2 दिया गया, H2 इसमें हमारा क्या है ना 2NH3 दिया गया, ठीक है ना। इसमें 3 लगा देते हैं। आपको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। इसमें ये आपको बता दिया ना, इसमें हमारा क्या है N2 डिवाइड बाई 2 एंड H2 3/2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू से फॉर एग्जांपल हमारा क्या है ना 10 दिया गया, ठीक है ना। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो कैसे करना है, तो इसके लिए तो दिमाग चाहिए, तो दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो बेटा ना, इसमें K इक्विलिब्रियम 1, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख ले, क्या हो जाएगा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 अपन क्या हो जाएगा N2, एंड इसमें हमारा क्या है H2 टू दी पावर 3, ये आ गया। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिख ले, क्या एक्सप्रेशन लिख ले, क्या आ जाएगा बता ना, इसमें हमारा N2 टू दी पावर 1/2,
एंड H2 टू दी पावर क्या हो जाएगा ना 3/2 एंड अपन क्या हो जाएगा ना अमोनिया, है ना, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो बेटा क्या है ना, मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो इसको मुझे क्या लिखना है, इस टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो बेटा क्या है ना, अमोनिया इसका ऊपर है, इसमें तो तो नीचे स्क्वायर है। कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे उसके बाद। तो स्क्वायर कर देंगे। इसमें आप क्या है ना, इसमें रेसिप्रोकल कर दे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका अमोनिया तेरा ऊपर आ गया, है ना, अमोनिया ऊपर आ गया और ये हमारा क्या है नीचे आ गया, है ना, नीचे आ गया। तो इसमें ये तो आ गया, इसके बाद देख बेटा क्या है ना, इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर तो करना चाहिए, तो दोनों साइड बेटा स्क्वायर कर दे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर दे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर हो गया, और इसमें हमारा क्या है ना इनटू आ जाएगा, और ये आपका क्या है ना, अरे अभी ना बेटा 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 1 का बराबर हो जाएगा, ये भी एक्सप्रेशन। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का बीच में क्या रिलेशन है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होता है। अभी देख बेटा इसका वैल्यू दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो इसमें हम लोग क्या है ना, के इक्विलिब्रियम 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना 1/10 हो जाएगा, एंड इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1/10 का रूट हो जाएगा। ऐसे करते हैं बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर रटना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जहां पे बेटा रटना नहीं पड़ रहा है उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आई बेटा? अभिनव, बात तो बराबर ही है ना, अरे बात तो बराबर। यस सर। इधर दिमाग लगाओ, कुछ जगह पे दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ जगह पे आपको रटना पड़ेगा। हाँ अभी बता। सर लिखने का टाइम दे दो। हाँ लिखने का टाइम दे देता हूँ। हाँ क्या बोल रहा हूँ? सर आपने स्टार्टिंग में लिखा था के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड, और क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं पहले बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड। वो तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म में, अरे अरे बेटा ये तो कॉन्सेंट्रेशन बैकवर्ड रिएक्ट रेट कांस्टेंट का हम लोग बताया, तो बेटा दोनों चीज के सारे मिक्स कर लेते हो, है ना। ये देख इसमें हमारा क्या है ना इसमें क्या था बेटा, रेट कांस्टेंट का रेशियो में क्या है ना, पहले आपका क्या था फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन उसमें क्या लिखा, प्रोडक्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन है ना। अरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया तो तेरा प्रोडक्ट यस क्या है, सर, प्रोडक्ट में है। तो इसमें इसी को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूँ। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते रिएक्शन से, रिएक्शन अच्छा से लिख सकते हैं। हाँ लिख ले बेटा। अरे प्रियांशु, प्रियांशु यस सर। तू घूमने Yes, गया क्या, मार्केट में घूमने जा रहा हो क्या दिल्ली का? क्या सर, दिल्ली सर ऐसा हालत करवा दिए हैं सर, जाए वापस। दिल्ली में घूमने मत जाना, अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर और इसमें बेटा वो सब मत जाना बेटा, ठीक है। सर सर अब वो तो सब तो कर्फ्यू घूम लग लिए गया। पहले। हाँ घूम लिया। नहीं सर, अच्छा वो बगल में ही है इसलिए चले गए थे। चले गए थे बेटा, मत जाया करो अभी, है ना। जब अभी नहीं सर, जब आए थे तभी पहला दिन ही सब उसे हाँ लगे। बेटा वो तो हवा लग जाता है ना, तो उसमें से ज्यादा मत जाया करो, ठीक है ना, चाहे अभी कोरोना कहाँ रहे। सर, 1 महीना हो गया सर, रूम में बंद है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई कर बेटा, उतना दूर से आए हो, है ना। पहले आईआईटी में जाओ, उसके बाद बेटा घूमने घूमने बहुत देखोगे बेटा, है ना। इधर उधर घूमो, दिल्ली पूरा घूम ले। जब आईआईटी का पेपर हो जाएगा ना उसके बाद दिल्ली घूमने निकल जाना, अभी ज्यादा मत घूमो। सर तो चुपचाप सर लिख, अभी लिख बेटा। ऐसे पूछ रहा हमने लिखा है टाइप ऑफ रिएक्शन में इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें स्पेशल क्या होता है ऐसा, मतलब आपने लिखा था नीचे की जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है बैकवर्ड के बराबर होता है, हम्म तो इरिवर्सिबल केस में क्या होता है, मतलब वो तो फॉरवर्ड रेट होगा ही होता नहीं, है। वो तो सारे सब हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ग्रेटर देन होता है बैकवर्ड रिएक्शन से। हाँ
होगा ही नहीं रिएक्शन बेटा, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है, उसी वजह तो बेटा इरिवर्सिबल बोल रहा हूं। यस सर। सर इरिवर्सिबल में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना? हाँ, चलेगा आपने रिएक्शन 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 देखो सामने लिखा है 2 नंबर के आगे। हाँ, ये रिवर्सिबल है सर। रिवर्सिबल होता है, इसमें लिख बेटा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ठीक है सर। अब ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कर दोगे? हाँ, हल्का सा कर दो सर ऊपर। ऊपर ऊपर क्यों करें? हाँ अरे नहीं उल्टा चलेगा सर। हाँ, स्क्रॉल अप करना है ना। हाँ ठीक है, बस 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 बस। सो होमोजीनियस वो होते हैं ना जिसमें कि मतलब स्टेट सेम रहती है रिएक्शन हाँ, होने के बाद की। हम्म। हाँ श्री बता, तेरा क्या थर्मोनिक्स से क्वेश्चन रह गया? बाकी लोगों को नोट करने दे। तो बता क्या क्वेश्चन रह गया? सर क्वेश्चन तो एक सेकंड हाँ बताता हूँ सर, एक बताओ। तो डाउट ये था, एक क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर, उसमें वो रखा है कि इज द कहाँ गया ये? तो ये काम कर, टेलीग्राम में भेज। टेलीग्राम ना क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? टीम्स पे। टीम्स में। टीम्स हाँ में सर भेज। भेजता हूँ। तो थोड़ा नीचे कर दो। फोटो सही सही खींचना बेटा। सर मैं भी भेज दूं? हाँ, मुझे कुछ पूछना है, मैं भी भेज दूं? तेरे को तो हमेशा पूछना है, पूछ ले बेटा। तू बेटा ये नोट कर।
ना नोट हो गया? सर नोट तो कर लिया था मैंने। अरे बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, पूछ ले। सर यहाँ पे 4 रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम लिखे हैं सर, यहाँ पे क्या बताए थे? बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का केस में ही हम लोग इक्विलिब्रियम बता सकते हैं ना। अरे उस दिन बताया था तेरे को, ऐसे बेटा बेल्ट में एक बॉल को बेटा छोड़ दिया तो ये आपका यस ये सर हो जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तब तो एक जगह पे फिक्स होगा, है ना। यस तो सर इसको यस हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज। बट इरिवर्सिबल में बॉल को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेटा तो इधर बेल्ट से छोड़ दिया तो इधर गिरा हुआ है ना, ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, क्या रे? सर। वो सेकंड केस में ऊपर थोड़ा चढ़ेगा, सेकंड केस में तो रुक जाएगा नीचे एट लास्ट फाइनली। हाँ हाँ, सेकंड केस में क्या है ना, यहीं पे रुक जाएगा ना बेटा, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा ना। सर वो फर्स्ट सेकंड केस की बात कर रहे हो, सेकंड केस में रुक ही जाएगा ना फाइनली किसी ना किसी पॉइंट पे आके, तो सेकंड वाला केस में इरिवर्सिबल क्यों नहीं हुआ? तो इसको हम लोग क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, है ना। तो समझ नहीं आया सर बॉल की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है इस केस में? इसमें इसमें ऊपर है, ये रिएक्टेंट है। इसके बाद क्या है ना, ये बॉल बेटा इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, अल्टीमेट जाके इसमें रुक गया। इसमें रिएक्टेंट क्या था, इधर था, इधर जाके प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं इसमें, और इसमें हमारा क्या है ना रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पे जाके फिक्स हो गया तो दोनों साइड का एनर्जी क्या है ना बराबर हो गया ना, है ना। फिक्स तो दोनों हो गए एक जगह पे आके। अरे इसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट बता लो। हाँ? फॉर एग्जांपल सर फिक्स रेफरेंस पॉइंट बता लोगे, फॉर एग्जांपल पहला वाला केस है तो आपने कहा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो फिर इस केस में तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो पहले वाले केस में मान लेता हूँ, ठीक है कि नेगेटिव आएगा आंसर, लेकिन सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, उसमें नेगेटिव क्यों नहीं आया, उसने हमने 0 लिख दिया। बिल्कुल बेटा, कुछ आइडिया ही नहीं है तेरे को। ये बॉल कैसे रुकेगा बता, ये बॉल कैसे रुकेगा? रुकने का बेटा क्या है, इधर से चलेगा कोलिजन करने के बाद, उसके बाद जाके रुक जाएगा एक पॉइंट पे आके, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी जहां पे उसकी। एक मिनट तू बेटा रुक जा, ठीक है ना। ये बॉल कैसे रुकेगा, इधर के जाते ही इसमें फटक से रुक जाएगा क्या? कैसे रुकेगा, कैसे रुकेगा? रुकने के लिए क्या, धीरे धीरे एनर्जी लॉस कर देगा, फिर जाके रुकेगा। धीरे धीरे रुकने का मतलब क्या है ना, एक टाइम पे इधर का जो एनर्जी इधर का एनर्जी दोनों का एनर्जी जब बराबर होगा तब बेटा रुकेगा ना। सब बराबर कैसे होगी एनर्जी, वही तो बोल रहा हूँ, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां पे तो मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है ना पहले वाले के कंपैरेटिवली। मैंने क्या बता रहा हूँ तेरे को, इसका ये तो पोटेंशियल तो एनर्जी छोड़ दिया ना, ये जाके फटक से यहीं पे रुक जाएगा क्या? नो सर, कैसे रुकेगा? रुकने का तरीका क्या होगा, इसका रुकने का तरीका क्या होगा ना, ये हमारा क्या ना इधर से आया, जितना बेटा इधर जाएगा, मान ले बेटा पहले आपका क्या ना इधर बेटा इधर गया इतना गया, इसके इधर इतना कम गया, इधर फिर सर ऐसे समझ सकते हैं ना इसको, ऐसे ऐसे मतलब फर्स्ट केस में सर एक जगह पे आपका क्या हो जाएगा ना, दोनों साइड का एनर्जी जब बराबर होगा तब तो बेटा इसमें बीच में रुकेगा ना, है ना। ये रुकने का तरीका क्या होगा, इसका रुकने का तरीका क्या है ना, इधर आया इधर आया फिर से इधर आया इधर आया, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस जाएगा तब तो रुकेगा ना। इसको ये भी समझ में नहीं आता है बेटा, बॉल छोड़ के तू देखना कैसे रुकते हैं। जैसे मैं वो तो समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी इनिशियल जैसे अगर मतलब मान लो आपको चेंज इन एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ फिक्स रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना, रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स होगा आपका। आपने पहले वाले केस में रेफरेंस पॉइंट फिक्स रखा, ठीक है, सेकंड वाले केस में आपने रेफरेंस पॉइंट ही बदल दिया वहां पे। बेटा ये रिएक्टेंट जाके रिएक्टेंट का एनर्जी धीरे धीरे कम होगा ना, हाँ सर, कम, और प्रोडक्ट का एनर्जी बेटा ज्यादा होगा, तो इस कारण पे एक जगह पे जाके रुक रहा है। और इसमें हमारा क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस में, उसमें तो थोड़ी चेंज हो जाएगा। एंड रुकने का तरीका क्या है, रुकने का तरीका, बॉल को रुकने का तरीका क्या है ना, जहां पे हम करना क्या ना, रिएक्टेंट साइड में भी जितना एनर्जी और प्रोडक्ट साइड में भी उतना एनर्जी, तब तो बेटा बॉल रुकेगा बेल्ट में।
अदरवाइज तो बेटा ये इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली बेटा इधर चला जाएगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन अपने रेफरेंस सर, पॉइंट माना क्या इसको है, सर यही समझ नहीं आया। हाँ हाँ तू बता। सर इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं, जैसे सर रिजल्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रह जा रहा है, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ जो है, पैराबोलिक पाथ, सर उस पे सर अपना टोटल एनर्जी लूज कर दे रहा है, उसके बाद वहां पे आके स्टॉप हो रहा है। हाँ है ना, टोटल एनर्जी सर उसका लॉस हो जा रहा है, लेकिन उस केस में, फर्स्ट वाले केस में उसका टोटल एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाँ है ना, तो उसमें हमारा क्या है, उसी वजह से बेटा मैंने बताया ना तेरे को, इधर बेटा रोकने का तरीका क्या होगा, इस वजह से सर इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। हाँ बेटा इधर मान ले 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर जा रहे हैं, तब तो बेटा ऊपर का डायरेक्शन में जितना जा रहा है उतना भी ऊपर का डायरेक्शन में जाएगा, तब तो बेटा बीच में जाके रुकेगा ना। मान लेते हैं इधर बेटा 10 सेंटीमीटर किया, इधर 2 सेंटीमीटर, रुकेगा बॉल, बॉल रुकेगा, रुकेगा बता, अरे रुकेगा और नहीं रुकेगा, नहीं सर, नहीं रुकेगा। नहीं नहीं रुकेगा ना, रुकेगा। कब रुकेगा, कब रुकेगा बता, जो धीरे धीरे जब अपनी दोनों एनर्जी लॉस तरफ करेगा। दोनों साइड से आपका क्या ना डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ना, तब तो बॉल रुकेगा ना। हाँ तो जब फर्स्ट वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी उसकी नहीं है, मतलब फाइनल स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं रहेगा, ये मान ले बेटा ऊपर है मेरा, ये आपका क्या ना मैंने ऊपर मान दिया, तो इस इतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, है ना। हाँ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जरा भी है, ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का बीच में क्या है जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, और इसमें Yes, sir. हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज में केस में क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या ना इधर भी जितना गया इधर भी उतना ही गया, तब क्या हो जाएगा ना, दोनों साइड्स का हमारा क्या ना पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तब क्या हो जाएगा, बीच में आके रुकेगा ना। ऐसे मान ले बेटा कार्बन सर लेकिन सेकंड वाले केस में वो पोटेंशियल एनर्जी तो उसके ऊपर से कंसीडर करेंगे ना, जहाँ से उसको बॉल को फेंका था। हाँ नहीं उससे नहीं है, उससे फेंकोगे तो वो तो बेटा तेरा पाथ चेंज हो जाएगा, हम लोग उससे कंसीडर नहीं करेंगे। जब रोकने का रिएक्शन, रोकने का तरीका क्या है ना, इधर इधर जितना जाएगा इधर उतना जाएगा, तब बेटा इसी से ही कंसीडर करेंगे ना, है ना। इधर बेटा रिएक्टेंट साइड में आ गया, इधर आपका प्रोडक्ट साइड में, तब तो बेटा रुकेगा। इसको ऊपर से छोड़ रहा हो तो थोड़ी बेटा ये तो इधर भी जाएगा ना, तब दोनों साइड का पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बराबर होगा, है ना। रुकने का पहले दोनों साइड का पोटेंशियल, रिएक्टेंट साइड का पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोडक्ट साइड का पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तब क्या हो जाएगा, ये बॉल रुकेगा, अदरवाइज रुकेगा ही नहीं, है ना। ये बॉल को हम लोग क्या ना ऐसे कंसिडर करते हैं, ये आपका इधर से बेटा यहीं पे रुकने का क्या हो जाएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इधर से भी आपका क्या ना उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होने से इस जगह पे आके रुकेगा ना। अरे ये होगा Yes, नहीं, sir, दोनों तरफ से सेम हाइट होगी तभी वो रुकेगा। कब रुकेगा, अभी बेटा इसको कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, रुकने का तरीका क्या है, ये रिएक्टेंट, तो अभी बता इसमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी इस सर पहले वाले में हाइट डिफरेंस आ रहा है इसलिए वो नहीं रुकेगा, और इसमें इक्विलिब्रियम में इसलिए होगा क्योंकि दोनों तरफ से सेम है पोजीशन। हाँ, देखा ना, श्रेया का दिमाग खुल गया बेटा। सर वो टेलीग्राम पे भेजो या टीम्स पे? पता नहीं जहाँ पे मर्जी एक्चुअली टीम से में भेजने से तो मेरे को 2-3 प्लेटफॉर्म लगाना पड़ता है, और ये बेटा होगा ही नहीं, टेलीग्राम पे हो गया, भेज देती हूँ। 40 हो टीम गया, से भेज देती नहीं, आपको। एक ही प्रॉब्लम बताओ। सर हाँ अब इक्विलिब्रियम का आगे नहीं पढ़ा रहे? एक बार नहीं, इतना बेटा मैं पहले पीडीएफ कर देता हूँ, टाइम बचने से बता देता हूँ, ठीक है। अगर पीडीएफ छोड़ के तो कुछ होगा ही नहीं। क्या ये है तेरा डेस्कटॉप में, इसमें नहीं क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बेटा, ER05 30 12 21
है।